अब उनकी बेटी के लिए ही सेफ नहीं थी तो किसी दूसरे के लिए सेफ कहाँ से होगी। उन्होंने सारी सीटें राव इंद्रजीत सिंह को देनी पड़ी ना। राव इंद्रजीत सिंह को मैंने तकरीबन 9,000 वोट से हराया था। तो आरती राव जी को यहाँ से लड़ाते चुनाव, राघवेंद्र सिंह को टिकट मिलेगी, इसलिए कमज़ोर कैंडिडेट उतारा था उन्होंने अपने भाई को जिताने के लिए। तब तो ये तो अनिल को तो बलि का बकरा बनाया उन्होंने। मेरे अपने समर्थक बहुत भारी संख्या में यहाँ, तो एक ही आवाज़ आई थी, अगर जगदीश यादव चुनाव लड़ते हैं तो निश्चित तौर पर जीत के जाएंगे, जनता मेरे साथ है। काम करती नहीं है इसलिए उम्मीदवार को इनको बदलना पड़ता है। हमारा विज़न है बेरोजगारी के लिए, हम यहाँ IMT बनाने वाले हैं कि हम अही रेजिमेंट के पक्ष में हैं। अग्निवीर को बंद करेंगे, 6,000 रुपये महीना लागू कर देंगे तुरंत। उसके अलावा गैस का सिलेंडर 500 रुपये में मिलेगा। ये सरकार तो खुद ही ठेकेदार बन गई, नारा देने में तो माहिर है वो, जुमलों की सरकार है। नमस्कार, मेरा नाम है राज के वर्मा और आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी। और रिपोर्टर जी लगातार हरियाणा विधानसभा चुनाव से ग्राउंड रिपोर्टिंग आपके लिए लेकर आ रहा है। और आज हमारे साथ है कोसली विधानसभा से कांग्रेस के उम्मीदवार और पूर्व मंत्री जगदीश यादव जी। जगदीश जी, बहुत बहुत स्वागत है रिपोर्टर जी पर आपका। धन्यवाद जी। कोसली विधानसभा से तैयारी कर रहे हैं, कितना जोश, कितना समर्थन जो है वो आपको यहाँ से मिलता दिखाई दे रहा है? बहुत भारी समर्थन मिल रहा है, बड़ा भारी जोश है, लोगों में उत्साह है। और जब मैं विधानसभा का चुनाव जीता था सन 1996 में, जितना उस समय उत्साह था उससे भी ज़्यादा उत्साह इस बार नजर आ रहा है। कोसली विधानसभा की बात करें, चौथा विधानसभा चुनाव है। इससे पहले 3 विधानसभा चुनाव हुए हैं जब से कोसली विधानसभा बनी है। पिछले 2 टर्म्स की बात कर लें, 2014 और 2019 में लगातार बीजेपी यहाँ से जीतती आई है। ऐसे में खुद जगदीश यादव जी को और कांग्रेस को क्यों ऐसा लग रहा है कि इस बार जो है एक बड़ा उलटफेर कोसली विधानसभा से होगा? क्योंकि मैं पहली बार कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़ रहा हूँ। मेरे अपने समर्थक बहुत भारी संख्या में यहाँ। जब मैं 2009 में चुनाव यहाँ से पहला चुनाव लड़ा था, मैं इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पर लड़ा था मैंने, और उस समय मैंने 45,000 के करीब वोट ली थी, जो अपने आप में एक कीर्तिमान था। हरियाणा प्रदेश बनने के बाद जितने भी चुनाव हुए उनमें जितने भी आज़ाद उम्मीदवार चुनाव लड़े हैं उनमें सबसे ज़्यादा वोट मैंने लिया। हालांकि मैं MLA नहीं बन पाया, लेकिन वोट सबसे ज़्यादा मैंने ली 2009 तक हुए। उस चुनाव में मेरे जो सामने जो चुनाव लड़ रहे थे कांग्रेस पार्टी से, वो थे राव यादवेंद्र सिंह। उनके पिताजी का देहांत हो गया, वो बहुत बड़े नेता थे राव वीरेंद्र सिंह जी, वो पूर्व मुख्यमंत्री रहे थे, इसलिए सहानुभूति के तौर पर वो मेरे से चुनाव जीत गए। सिर्फ 3423 वोट का अंतर रहा। तो इस बार का जो पिछले बार का जो थोड़ा सा जो अंतर रह गया था, क्या लग रहा है इस बार उस अंतर को कितना बड़ा आप करने की दिशा में जा रहे हैं? और क्यों ऐसा लग रहा है कि वो नंबर आप बड़ा कर सकते हैं, यानी कि जीत का जो दावा आप कर रहे हैं, क्यों लग रहा है कि इस बार तो जीत पक्की है? इस बार जीत पक्की है। चुनाव से पहले जब लोग जनता के बीच जाते थे और बात करते थे कि कांग्रेस पार्टी किसको टिकट दे ताकि वो जीत पाए, तो एक ही आवाज़ आई थी, अगर जगदीश यादव चुनाव लड़ते हैं तो निश्चित तौर पर जीत के जाएंगे, जनता मेरे साथ है। और बहुत सालों से हमने संघर्ष किया है, बड़ा लंबा संघर्ष हमारा रहा है इस इलाके की सेवा के लिए, विकास के लिए, स्वाभिमान के लिए हमने लड़ाई लड़ी। तो इसलिए इस बार जनता मेरे साथ है। और अब इस बार मैं कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़ रहा हूँ, तो पार्टी का जो समर्थन है वो बहुत बड़ा समर्थन है। पहले मैं बिना पार्टी के ही लड़ता था एक तरह से। क्या इस बात का भी आपको लग रहा है, फ़ायदा आपको मिलता दिख रहा है कि बीजेपी यहाँ से कैंडिडेट हर बार बदलती रही है? अभी भी मौजूदा जो विधायक है उनको यहाँ से रेवाड़ी भेज दिया, तो वो जो एक डर क्या बीजेपी को सता रहा है और इसका फ़ायदा जो है वो जगदीश यादव को यहाँ से मिल सकता है? बीजेपी काम करती नहीं है इसलिए उम्मीदवार को इनको बदलना पड़ता है, क्योंकि अगर वही उम्मीदवार उतारे तो उनको वोट मिलेगी ही नहीं, उसकी जमानत जब्त हो जाएगी। इसलिए बदल के इन्होंने उम्मीदवार दिए। 14 में किसी को दिया, 19 में दूसरा ले आए, 24 में तीसरा ले आए। अगर ये काम करते, इनका लगता कि हम जीत रहे हैं, तो निश्चित तौर पर उसी को लड़ाते। जगदीश जी, एक बड़ी चुनौती कहीं ना कहीं आप ये मानते हैं, क्योंकि इस इलाके में राव इंद्रजीत का बड़ा प्रभाव है और बीजेपी कैंडिडेट इस बात को लेकर आश्वस्त है कि राव साहब जो है उन्हें जीत कर यहाँ से निकाल ले जाएंगे। राव साहब बड़े नेता हैं, उनका प्रभाव है, तो वो तो इसी से आप देख सकते हो कि उन्होंने अपनी बेटी आरती राव जी को लड़ाने के लिए कभी बादशाहपुर का नाम दिया, कभी रेवाड़ी विधानसभा से लड़ाने की बात की, कभी कोसली से बात की, और फिर अटेली पहुंच गए।
और राव साहब का ये विधानसभा क्षेत्र जाटूसाना अगर रहा था और उनका इतना प्रभाव था तो आरती राव जी को यहाँ से लड़ाते चुनाव। उन्होंने तो अनिल दहीना को तो इसलिए उतारा था, कमज़ोर उम्मीदवार उतारने का काम किया था कि उनका भाई कांग्रेस से आए। यादविंदर सिंह के लिए कमज़ोर उम्मीदवार उतारा था उन्होंने। यादविंदर सिंह को टिकट नहीं मिला, मुझे मिल गया, तो इसलिए वो तो बिल्कुल कमज़ोर उम्मीदवार है, वो नहीं जीत पाएगा। यानी कि आप सीधे सीधे ये कह रहे हैं कि एक अंदर खाते पहले से एक सेटिंग थी और उसी के चलते अनिल दहीना का जो नाम जो है उन्होंने प्रपोज किया स्ट्रांगली, ताकि अपने भाई को अगर कल को कांग्रेस से टिकट ले आते तो जीत दिला। हाँ, उनको पूरा विश्वास था कि यादविंदर सिंह को टिकट मिलेगी, इसलिए कमज़ोर कैंडिडेट उतारा था उन्होंने अपने भाई को जिताने के लिए, और वो पासा उल्टा पड़ गया। तब तो ये तो अनिल को तो बलि का बकरा बनाया उन्होंने, इसलिए कोई ऐसा चुनाव मुकाबला ही नहीं है। बीजेपी के भीतर भी काफी उथल पुथल है, उसका फायदा मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। कुछ धीरे से कान में आके कुछ बीजेपी के नेता है, समर्थक जो है कह कर जा रहे हैं कि कोई दिक्कत नहीं है जगदीश जी, आप आगे बढ़ो, हम पीछे पीछे चुपचाप से आपके साथ। हाँ बिल्कुल, वो मुझे चाहते हैं, वैसे वो मुझे लाइक करते हैं और सब अंदर अंदर समर्थन दे रहे हैं। और हालात जिस तरह से बन रहे हैं, लग रहा है कि पूरे हरियाणा में कहीं ना कहीं कांग्रेस के फेवर में जा रहे हैं। लेकिन ऐसा तो है नहीं कि 90 की 90 सीटें कांग्रेस जीतेगी, बहुत सारी ऐसी सीटें भी जहां पर वो हारेगी भी। लेकिन अगर अनिल दहीना जो कि बीजेपी के कैंडिडेट हैं, कहाँ आप मान रहे हैं कि आपसे कमतर है, आप उनसे ज़्यादा बेहतर एक उम्मीदवार हैं, एक बेहतर विधायक के तौर पर जो है कोसली के लिए आप हो सकते हैं? जो एक विज़न की भी बात कर लें, जगदीश यादव के जहन में अब इस विधानसभा को लेकर क्या विज़न? हमारा विजन है कि सबसे बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी का, कि बेरोजगारी को कैसे कम किया जाए, वो सबसे बड़ा विजन है। दूसरा विजन हमारा है कि लोग गाँव का विकास कैसे। पिछले 10 साल में भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार रही है वो इस इलाके का विकास नहीं कर पाई। उन्होंने कोई ऐसा काम नहीं किया, बड़ा प्रोजेक्ट ऐसा नहीं आया यहाँ पे कि जिसके बारे में वो कह सके हमने ही काम किया है। अब विधायक जो यहाँ से गए हैं रेवाड़ी में, वो कहते थे मैंने 1100 करोड़ के काम करवा दिए, तो हम यहाँ तो 100 करोड़ भी नज़र नहीं आता। 1100 करोड़ की बताएं तो सही क्या करवा दिया उन्होंने। अगर ये कहने से ही काम थोड़ी होता है, अगर उन्होंने काम किया तो अपने काम बताएगा हमने क्या क्या किया है। हमारा विज़न है बेरोज़गारी के लिए हम यहाँ IMT बनाने वाले हैं, मैं उसके लिए मेरा प्रयास, और ये निश्चित तौर पर हम इंडस्ट्रियल मॉडल टाउनशिप कोसली विधानसभा क्षेत्र में बना के देंगे। यहाँ का विकास होगा, विदेशी कंपनियाँ आएंगी, बड़े बड़े प्रोजेक्ट आएंगे, MNC कंपनी होगी, बेरोज़गारों को रोज़गार मिलेगा और इस इलाके में खुशहाली आएगी। और बहुत से काम हैं जो लोगों को इनकम के साधन बढ़ते हैं। लेकिन उसके साथ साथ बहुत सारे चैलेंजेस भी तो हैं। अगर इंडस्ट्रीज़ को लेकर आना है तो ट्रांसपोर्टेशन को बहुत बेहतर आपको करना होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर जो है इस लेवल का लेकर आना होगा ताकि वो इंडस्ट्रीज़ के लिए कहीं ना कहीं एक कंफर्ट जोन पैदा करे। पानी की दिक्कत है, बिजली की दिक्कत है, तमाम तरह की ये जो अव्यवस्थाएँ हैं, इन अव्यवस्थाओं को भी तो बेहतर करने की ज़रूरत है। जब IMT बनाएंगे तो सब इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार होगा, सब कुछ तैयारी करके बनाएंगे, सभी सहूलियत देंगे, सभी चीज़ें तैयार करके उस समय बनती है IMT। तो ऐसी कोई समस्या आएगी नहीं, क्योंकि नया बन रहा है प्रोजेक्ट। जब नया बनाते हैं तो उसकी पूरी तैयारी के साथ प्रोजेक्ट बनता है, तो ऐसी कोई कमी नहीं रहेगी यहाँ पे। यहाँ बहुत खुशहाली आएगी, उससे लोगों को रोज़गार मिलेगा, बच्चों को, और दूसरे धंधे भी पनपेंगे। उसके अलावा हम एक यूनिवर्सिटी बनाने वाले हैं यहाँ। हमारे यहाँ पर एक रीजनल सेंटर है, भगत फूल सिंह यूनिवर्सिटी का रीजनल सेंटर है कृष्ण नगर गाँव में, उसको हम यूनिवर्सिटी का दर्जा देने वाले, महिला विश्वविद्यालय होगा पहले, वो बनाने वाले। तो हमारा विजन है, हमारा हर गांव में। आज गांव की हालत दयनीय हालत है, गलियां पक्की हो गई लेकिन गंदगी बाहर नहीं निकल पा रही, गांव कीचड़ से लदे पड़े। और गांव में अगर जोहड़ गांव के बीच में है या आसपास है तो सारा गंदा पानी उस जोहड़ में डाल दिया है, तो इसलिए गंदगी फैली हुई है। हम गंदे पानी की निकासी का काम करेंगे, सभी गाँवों को स्वच्छ बनाएंगे, ये बहुत बड़ा काम है और इसको करने की आवश्यकता है। स्कूल बंद हो गए, हमने स्कूल, मैं जब यहाँ से विधायक था, मंत्री था, तो हमने जाटूसाना विधानसभा क्षेत्र होता था, उसमें 115 गांव थे, उसमें मैंने 35 स्कूलों के दर्जे बढ़ा दिए थे, स्कूलों को अपग्रेड कर दिया था, बल्कि 37 स्कूलों को अपग्रेड किया था हमने टोटल 3.5 साल के अरसे में। तो स्कूलों के दर्जे पहले नहीं बढ़ते थे,
मैंने ज़्यादातर 15 स्कूल तो +2 के बनाए उस समय, ताकि बच्चों को ज़्यादा दूर पढ़ाई के लिए ना जाना पड़े, लड़के और लड़कियों को। तो इस प्रकार की हमारा सोच है कि इन स्कूलों को पुनः स्थापित किया जाए और गांव का बच्चा जो गरीब परिवार से संबंध रखता है वो प्राइवेट स्कूल में पढ़ने के लायक पढ़ नहीं पाता, क्योंकि शिक्षा का तो व्यापारीकरण हो गया है, इतनी महंगी हो गई है। तो हम वो सहूलियत इन सरकारी स्कूलों में देना चाहते हैं, गरीब का बच्चा भी पूरी शिक्षा ग्रहण कर पाए। जगदीश जी, एक बड़ा मुद्दा जो है, खासतौर से अहीरवाल की बात करें, अहीरवाल क्षेत्र में अहीर रेजिमेंट की जो है मांग फोर्स के भीतर जो है वो लगातार हो रही है। उसको लेकर धरना प्रदर्शन और बाकी सारी चीज़ें भी। दीपेंद्र हुड्डा जो कि सांसद है कांग्रेस के, उन्होंने भी इस बात का आश्वासन दिया था कि अगर कांग्रेस की सरकार आती है तो इस दिशा में काम करेंगे। और ये जहां हम बैठे हैं, कोसली और ये आसपास का क्षेत्र जो है, यहाँ ये सबसे बड़ा मुद्दा है। हमारे इलाके में सबसे ज़्यादा फौजी हैं जो फौज में जा कर के देश की रक्षा करते हैं, और इस सरकार ने अग्निवीर ला करके उन नौजवानों को के सपने तोड़ दिए जो फौज में भर्ती होना चाहते थे, देश की सेवा करना चाहते थे। अग्निवीर सिर्फ 4 साल की भर्ती है, 4 साल की नौकरी है। हमारी सरकार आते ही हम कैबिनेट मीटिंग में ये पास करेंगे कि हम अहीर रेजिमेंट के पक्ष में हैं, अग्निवीर को बंद करेंगे। ये सारे मुद्दे हमने तय किए हुए हैं कि हमारी सरकार बनते के साथ पहली कैबिनेट मीटिंग में हम अग्निवीर के लिए हम केंद्र सरकार को रेजोल्यूशन पास करके भेजेंगे, अग्निवीर को बंद किया जाए, परमानेंट भर्ती शुरू की जाए। दूसरा, हम अहीर रेजिमेंट के पक्ष में हैं, हमारी सरकार ये भी रेजोल्यूशन बना के भेजेगी कि अहीर रेजिमेंट बनाई जाए। और ऐसे पार्लियामेंट में ऐसे पहले सांसद है जो दीपेंद्र हुड्डा जी, जिन्होंने इस मांग को उठाया और समर्थन दिया है। हम तो उनका भी धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने हमारे इलाके की इस मांग का समर्थन किया, और ये काम हम करेंगे। सरकार बनते के साथ अग्निवीर को बंद करवाएंगे और अहीर रेजिमेंट का समर्थन करेंगे। ये पूरा का पूरा इलाका कहीं ना कहीं समर्पित है देश के लिए, घर घर में फौजी है। ऐसे में उनके परिवारों की वेलफेयर के लिए, उनके बच्चों की अच्छी एजुकेशन के लिए, उनकी अच्छी हेल्थ के लिए भी क्या इस दिशा में भी कुछ काम करने को लेकर एक विज़न जो है वो जगदीश यादव लेकर चल रहा है? हाँ, उनके लिए करेंगे हम काम, बल्कि पूरी तौर पर 1 रैंक 1 पेंशन में जो कमियां रह गई हैं उनको भी दूर करवाएंगे। जब हमारी सरकार बनेगी हम सरकार से यहाँ से रेजोल्यूशन भेजेंगे, केंद्र सरकार का मामला है, लेकिन हम पूरी पैरवी करेंगे कि उनको इस तरह की सहूलियत मिले। मैनिफेस्टो जारी किया कांग्रेस ने, बहुत सारी उसमें वादे किए गए हैं, लेकिन अक्सर ये देखने में आता रहा है कि पार्टियां मैनिफेस्टो तो जारी कर देती है, पीछे जो बुढ़ापा पेंशन की बात है उसको लागू करने में 500-500 रुपये कर करके किसी तरह से वो पूरा करने की जुगत चलती रही, मतलब एक इंतज़ार इतना लंबा जो है वो कराया गया। तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी अपने मैनिफेस्टो को पूरा करे और आप अपने क्षेत्र के लिए उस मैनिफेस्टो में से ज़्यादा बेहतर चीज़ें कर पाएँ, उसको किस तरह से ग्राउंड पर लेकर आ पाएंगे? हमारी सरकार बनते ही हम 6,000 रुपये बुढ़ापा पेंशन करेंगे, हम 500 रुपये नहीं बढ़ाएंगे, हम एक मुश्त 6,000 रुपये महीना लागू कर देंगे तुरंत। उसके अलावा 300 यूनिट बिजली की हम हर परिवार को, हर घर को फ्री देंगे। उसके अलावा गैस का सिलेंडर 500 रुपये में मिलेगा। उसके अलावा गरीबों के लिए 100 गज के प्लॉट और 3.5 लाख रुपए लगा करके 2 कमरों का घर बना के देंगे। बेरोजगारी के लिए हमने IMT की स्थापना करेंगे ताकि यहाँ के बेरोजगारों को रोजगार मिले। और हरियाणा प्रदेश में 2 लाख नौकरी खाली पड़ी है, सरकारी पद खाली पड़े हैं जो इस सरकार ने भर्ती नहीं किए। ये सरकार तो खुद ही ठेकेदार बन गई, इन्होंने कौशल रोजगार निगम बना करके कच्ची भर्ती शुरू कर दी। उसमें ना मेरिट को देखते हैं, ना रिजर्वेशन का कोई प्रावधान है, मन चाहे लोगों को इसमें नौकरी में लगा दिया, और वो भी कच्ची नौकरी। हमारी सरकार आएगी तो हम जो अब तक जो लगे हैं उनको एडजस्ट करेंगे और उसके बाद पक्की भर्ती शुरू करेंगे। 2 लाख पद खाली पड़े हैं, वो सब पद आहिस्ता आहिस्ता भरते जाएंगे और रोज़गार मिलेगा बच्चों को। और इसके अलावा हम कर्मचारियों के लिए जो ओल्ड पेंशन स्कीम है वो सरकार बनते ही पहले दिन इसको लागू कर देंगे। और महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए भी 2,000 रुपये हर महिला को घर खर्च के लिए हर महीने देंगे ताकि उनकी आर्थिक स्थिति ठीक रहे। हरियाणा में कितनी सीटों की उम्मीद कर रही है कांग्रेस? हमारा 2/3 मेजोरिटी से ज़्यादा सीट आएंगी।
ये पक्का है। लेकिन बीजेपी तो कह रही है हम तीसरी बार आ रहे हैं, और ऐसे में वो 10 साल का सूखा लग रहा है कि इतने बड़े नंबर के साथ आप खत्म करने की दिशा में जा रहे हैं। बीजेपी ने तो 400 पार का नारा भी दिया था, आई तो 240 ही है ना। पहले हरियाणा में 75 पार का नारा दिया था, आई तो 40 ही थी। नारा देने में तो माहिर है वो, जुमलों की सरकार है। लेकिन इस बार धरातल पर यह है कि लोग बीजेपी की सरकार से निराश हो चुके हैं, इसको बदलना चाहते हैं। ये 20 सीट ले जाएं तो बहुत बड़ी बात है। बीजेपी कह रही है कि आपसी गुटबाजी, आपसी लड़ाई झगड़ों में ही मामला तो इनका सिमट जाएगा। हमसे ज़्यादा गुटबाजी तो बीजेपी में है। आप देखो टिकट वितरण में कैसा हुआ, उन्होंने सारी सीटें राव इंद्रजीत सिंह को देनी पड़ी ना। तो कहाँ गुटबाजी, तो वहाँ ज़्यादा है, यहाँ कहाँ ज़्यादा है। वहाँ सारा बीजेपी उनके खिलाफ लड़ रहा है। मुझे यहाँ समर्थन दिया हुआ बीजेपी के नेताओं ने, तो कहाँ गुटबाजी, गुटबाजी तो बीजेपी में। हमारे तो सब एकजुट होकर के चुनाव लड़ रहे हैं। इस 10 साल के जो बीजेपी सरकार के टेन्योर की बात करें, और इससे पहले जो 10 साल का टेन्योर था कांग्रेस सरकार का भी था। जब बीजेपी आई थी 2014 में, तो इसी तरह के कुछ आरोप लगाए थे कि 10 साल में कुछ विकास नहीं हुआ, बहुत सारी दिक्कतें हैं, सड़कों पे गड्ढे हैं। आपको क्या लग रहा है कि जो गड्ढे बताए गए थे 2014 में, वो गड्ढे और गहरे हुए हैं या कुछ बेहतर हुए हैं? और इस कोसली विधानसभा के जो गड्ढों को भरने का काम जो है वो किस तरह से फिर आगे करेंगे? उसको हम करेंगे। हम जो भी सड़कें खराब हैं उन सबको फिर से बनाएंगे, ठीक करेंगे, और कोई गड्ढा नहीं रहेगा। और 2014 में जब आए थे, जब मुद्दे दूसरे थे, उस वजह से ये आ गए थे सरकार में, लेकिन ये कुछ कर नहीं पाए। जो ये जुमलों की जो सरकार थी, इन्होंने नारे तो बहुत दिए, लेकिन धरातल पे कुछ नहीं हुआ। इसलिए जनता में निराशा है। फिर इतने पोर्टल बना दिए, उससे ही परेशान हो गए लोग। अगर किसी का कोई गलत बन गया, आईडी गलत बन गई या कुछ भी, तो परेशान होते हैं लोग, ठीक करते ही नहीं। तो इस वजह से लोग भारतीय जनता पार्टी को बदलना चाहते हैं। उसकी सरकार जा रही है, कांग्रेस की सरकार आ रही है। बहुत सारी विधानसभाओं में देखने को मिल रहा है कि, क्योंकि जाहिर सी बात है, एक हर जगह एक सीट है तो एक ही उम्मीदवार को मिलेगी, 90 है तो 90 को ही मिलेगी, लेकिन दावेदार बहुत सारे थे। कोसली में जो दावे कर रहे थे कांग्रेस की टिकट के, जिन्हें नहीं मिल पाई, क्या वो अब साथ आ गए? कहीं कोई विरोध? क्योंकि इस तरह की दिक्कत, इस तरह की परेशानियां चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस उम्मीदवार बहुत सारी जगह देखने को मिल रही है। कोसली में किस तरह से इसको देख रहे हैं? यहाँ कोई ऐसा विरोध नहीं है, ज़्यादातर हमारे साथ हैं और साथ घूम रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं। कोई एक दो हैं जो नहीं आ पाए, कोई वो, उनसे भी कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि मैं तो उनके खिलाफ ही चुनाव लड़ता रहा हूँ। तो इसलिए वो हमारे साथ ना भी आए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे, क्योंकि वो तो हमारे विरोधी रहे राजनीतिक तौर पर। क्योंकि इस बात की चर्चा है कि जो दो भाई हैं, जो आपस में कहीं ना कहीं लग रहा था कि खींचतान हमेशा थी, इस बार वो खींचतान अंदर खाते जो है वो खत्म सी होती नज़र आ रही है। तो उसका नुकसान कहीं आपको नज़र आ रहा है? नहीं, वो ऐसा कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि वो उन्हीं के खिलाफ तो मैं लड़ता रहा हूँ। वो तो हमेशा एक ही रहे मेरे खिलाफ, तो उसमें कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ रहा। मेरे साथ जनता है। जनता ने इस बार मन बना लिया है कि जगदीश यादव को विधायक बनाना है। तो अब वो किसी भी बहकावे में नहीं आएगी, किसी की झांसे में नहीं आएगी, चाहे कोई कैसे ही चुनाव लड़ो। इस बार उनके मन की बात है, ये उनका पूरा दिल से समर्थन दे रहे हैं मुझे। इस बार मुझे विधायक बनाएंगे। आपने जिस तरह का एक उलटफेर किया था, राव इंद्रजीत को आपने चुनाव में हराया था, उसी तरह के उस उलटफेर की तरफ अब 2024 के चुनाव में आगे बढ़ रहे हैं? बिल्कुल बढ़ रहे हैं। उससे भी राव इंद्रजीत सिंह को मैंने तकरीबन 9,000 वोट से हराया था, 8,800 कुछ थे। और इस बार तो हम बहुत भारी मार्जिन से चुनाव जीतने वाले हैं। चुनौती कहीं मानते हैं अनिल डाहनिया जो बीजेपी के कैंडिडेट हैं उन्हें? कोई चुनौती है ही नहीं। आज के बाद आप देखते जाना, अब आगे 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 जो है ना, चुनाव एक तरफा होने वाला है, वो हमारे पक्ष में जाएगा। उसके पीछे के कारण? वही कारण है कि मैं जब चुनाव जीत के गया था तो मैंने बहुत काम करवाया इस इलाके में, जनता के बीच रहा उनके। और मेरा एक सबसे बड़ा काम मैंने जो किया, ये इस विधानसभा क्षेत्र में, इस इलाके में बिचौलिया प्रथा को ख़त्म किया। पहले तो ठेकेदार थे गांव के, एक दो आदमी थे जो मिल सकते थे उनसे, उनके जाके मिलने के लिए किसी बिचौली की आवश्यकता पड़ती थी। जब मैं बना तो मैंने सीधा सबसे संवाद किया। हर आदमी उससे सीधा आके मिल सकता है, किसी बिचौली की आवश्यकता नहीं। मैंने अपने जीवन में कभी किसी ये नहीं कहा फलां आदमी को बुला के लाओ आप। जो भी आया, चाहे मेरा विरोधी था, उसकी मेरे काम की।
लेकिन एक बड़ी समस्या है जिसका जिक्र जो है कहीं कांग्रेसी कम और बीजेपी वाले ही सबसे ज़्यादा करते हैं, भ्रष्टाचार। बीजेपी के ही बड़े नेता, और खासतौर से मैं नाम ही ले रहा हूँ, राविंदरजीत सिंह ने तो इस बात का जिक्र किया है कि जो भ्रष्टाचार है वो बहुत ज़्यादा बढ़ा है, और भी कई नेताओं ने इसका जिक्र किया है। तो 10 साल से जो भ्रष्टाचार रच बस गया हो, आप समझिए कि 10 साल से जो पूरी तरह से उसी प्रभाव में सारी चीज़ें रही हों, जीतने के बाद उस भ्रष्टाचार को कैसे रोकेंगे, क्योंकि ये चैलेंज एक बड़ा बनने वाला है आने वाले समय में। भ्रष्टाचार पे पूर्ण अंकुश लगाएंगे हम, ऐसी कोई बात नहीं, क्योंकि मैं हमेशा ईमानदारी की हमने राजनीति की है। मेरे साथ कोई भी ऐसा आदमी नहीं मिलेगा जो भ्रष्टाचारी हो, जो कोई गलत काम करता हो। मेरा समर्थक बड़ा सिंपल आदमी है, आम आदमी है, सच्चा आदमी है, काम करने वाला है। हम तो किसान लोग हैं, अपना काम करके गुजारा करते हैं। मेरे साथ कोई भी ऐसा आदमी आपको नहीं मिलेगा जो भ्रष्टाचार फैलाने में सहायक हो। सब भ्रष्टाचार के हम खिलाफ हैं, और ऐसे किसी भी हम अधिकारी को, कर्मचारी को, किसी को बर्दाश्त नहीं करेंगे जो यहाँ भ्रष्टाचार में काम करे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जगदीश यादव जी, और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई आपके चुनाव के लिए। धन्यवाद जी राजीव, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप यहाँ आए और आपने समय दिया, उसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।